आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में के लेक्चर 1 में बेसिकली हम लोग ये 7 to 8 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहली चर्चा होगी हीट के बारे में कि आखिर हीट क्या है, और टेम्परेचर के बारे में कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस या फिर जो कि काइनेटिक एनर्जी का एक आइडिया दे उसके बारे में, और टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट 4 स्केल्स स्केल्स कौन कौन सी हैं, जिसमें से आपने सुना हुआ है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रेमो, उनका क्या कॉन्सेप्ट है और उनका आपस में रिलेशन क्या है और कन्वर्जन क्या है। साथ में कोई और स्केल आ जाए तो उसके बारे में भी जानेंगे तो उसका कन्वर्जन कैसे करना है। एब्सोल्यूट स्केल और कॉन्सेप्ट ऑफ केल्विन, उसके बारे में भी हमें जानना है कि प्रेशर, वॉल्यूम, इनका क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चार्ल्स लॉ और गay-lussac लॉ के ऊपर बेस्ड चीज़ें करेंगे और एब्सोल्यूट स्केल को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद एक्सपेंशन के बारे में जानकारी लेंगे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। साथ में उनके कोएफिशिएंट्स अल्फ़ा, बीटा और गामा के बारे में जानेंगे। साथ में अल्फ़ा, बीटा, गामा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझेंगे, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक एक्सपेंशंस के रिगार्डिंग। और सबसे लास्ट में एक्सपेंशन की वजह से, खासकर टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से कई बार किसी रॉड में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अगर उसको एक्सपेंड ना होने दिया जाए तो उसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये है 7 to 8 टॉपिक्स जिनकी आज चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हीट एंड टेम्परेचर के साथ। इसको मैं हटाता हूँ और शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है हीट। हीट का मतलब आप जानते हैं कि हीट एक तरीके से मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। फिर से कहूँ, कई जगह डेफिनेशन सुनने में आती है कि दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये डेफिनेशन कहने से अच्छा है कि आप ये कहें कि दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, क्योंकि ये कंटेन्ड नहीं होती किसी बॉडी में। आप जैसे कहें कि किसी बॉडी के अंदर हीट प्रेजेंट है, वैसा नहीं होता। हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। एनर्जी का ट्रांसफ़र जो हो तो ट्रांसफ़र की एक फॉर्म है, एक मोड है हीट। कोई अगर फॉर्म होती है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट होता है। अगर हीट का एक अमाउंट होती तो आप कह सकते थे इस बॉडी में इतनी हीट प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है, इसकी कोई मीनिंग है ही नहीं कि किसी बॉडी के अंदर हीट प्रेजेंट है। नहीं, हीट प्रेजेंट नहीं होती, एनर्जी प्रेजेंट होती है। उसका सिग्निफिकेंस हीट है, एक तरीके से कौन कितना रैंडम मोशन हो रहा है, किसके अंदर कितनी रैंडमाइजेशन है। तो जिस भी दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, वहाँ ऑटोमेटिकली हायर से लोअर की तरफ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो उसमें एक मोड है जिसको आप कहते हो हीट का ट्रांसफ़र, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र आना, खासकर इंफ्रारेड के फॉर्म में बाहर आना। इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसफ़र का नाम हमने हीट दे रखा है। तो हीट इज़ जस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकेंड टॉपिक है जिसको आप कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप ध्यान रखेंगे, बचपन से हम ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बिल्कुल सत्य बात है, कौन कितना गर्म है, कौन कितना ठंडा है, उसकी डिग्री जो बताए वो कौन, टेम्परेचर। और टेम्परेचर की एक और थ्योरी है जिसको यहाँ थर्मल एनर्जी में, थर्मल कॉन्सेप्ट्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और वो है मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। केटी में हमने देखा भी है और देखेंगे, डिस्कशन आगे होगी। तो काइनेटिक थ्योरी में कहीं ना कहीं इस बात का हमें पता लगता है कि टेम्परेचर सिग्निफिकेंस है काइनेटिक एनर्जी का। किसी पार्टिकल के, किसी सिस्टम के अंदर इंटरनल मॉलिक्यूलर लेवल पे पार्टिकल कितनी हाई वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, वो सिग्निफाई करती है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना हाई होगा इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इसकी डिटेल डिस्कशन हम आगे भी करेंगे। तो इसका मतलब दोनों डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। तो हीट के बारे में प्रोबेबली आपने समझ लिया, टेम्परेचर आपने समझ लिया, दोनों डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक बातचीत है और वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जिसको कि आप कैलोरीमेट्री भी कहते हो या थर्मोमेट्री भी कहते हो। मेनली थर्मोमेट्री है जिसमें आप मेज़र करते हो टेम्परेचर को। थर्मल लिंक है टेम्परेचर से और मेट्री का मतलब मेज़र करना। तो आइए थर्मोमेट्री से शुरुआत करते हैं। थर्मोमेट्री एक बेसिकली ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें आप टेम्परेचर के मेजरमेंट की बात करते हैं। तो वहाँ आप डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोमीटर्स की चर्चा होगी। मैं इसको एक बार हटाता हूँ और थर्मोमीटर्स की डिस्कशन शुरू करते हैं। थर्मोमेट्री में
सबसे पहले थर्मोमीटर की चर्चा होगी। थर्मोमीटर आपने सुना हुआ है, आप जानते हैं पहले से कि एक ऐसी डिवाइस जो टेम्परेचर को मेज़रमेंट में काम आए उसे कहते हैं थर्मोमीटर, विच इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। आपको कॉमनली ये 5 to 6 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर है जो आपने देखा है मर्करी थर्मोमीटर, जो कि एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है लिक्विड का लेवल राइज हो रहा होता है, जैसे कैपिलरी ट्यूब है उसमें जो राइज हो रहा है वो वाला। सेकंड, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर इन दोनों को देख करके डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट वॉल्यूम से अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है। इसकी बेसिक मेथोडोलॉजी क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा अभी। फोर्थ वन है इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर, जो रेजिस्टेंस बेस्ड होता है, जिसमें बड़ा पॉपुलर है प्लेटिनम रेजिस्टेंस, जिसमें एक रजिस्टर है वो हीट अप होता है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो उसके रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम आइडिया लगाते हैं कि अभी फिलहाल टेम्परेचर कितना है। इसका भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कशन में है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद थर्मोकपल हैं, जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स को हीट डिफरेंट टेम्परेचर्स में रखते हैं, फिर उसमें जो करंट डेवलप होती है थर्मोकपल्स, उस करंट के बेसिस पे टेम्परेचर का आइडिया लगाते हैं। और लास्ट में पायरोमीटर है, जो कि रेडिएशन पावर के ऊपर बेस्ड है। कोविड की ड्यूरेशंस में जितनी भी टेम्परेचर मेजरमेंट हो रही थी उसके लिए एक गन इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको पायरोमीटर कहते हैं। बॉडी से कितनी हीट निकल रही है उसकी रेडिएशन के बेसिस पे इससे आइडिया लगाते हैं, उसको आप पायरोमीटर कहते हो, रेडिएशन पावर थर्मोमीटर। तो ये 5 to 6 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर हैं, ये थर्मोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में काम आते हैं। तो आई होप कि ये जनरल नॉलेज के हिसाब से था जो आपको पता लगा। अब मेन बातचीत होती है और इम्पॉर्टेंट बातचीत है थर्मोमेट्रिक स्केल्स, जिसमें 4 पॉपुलर स्केल्स की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए थर्मोमेट्रिक स्केल्स की चर्चा करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन सा है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, किस तरीके से है। मैं इसे एक बार यहाँ से हटाता हूँ और फिर थर्मोमेट्रिक स्केल्स की चर्चा शुरू करते हैं। सो थर्मोमेट्रिक स्केल्स में मैं आपको बताऊं कि वैसे तो बहुत सारी स्केल्स बनी, लेकिन उसमें से 4 स्केल बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें से एक सेल्सियस स्केल है, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल है, तीसरा रेमंड स्केल है और फोर्थ वन एब्सोल्युटली केल्विन है, केल्विन स्केल, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी कोई स्केल बनाई गई या जितने भी स्केल्स बने हैं उसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमने अलग अलग चीज़ देखी, हर एक स्केल में 2 फिक्स्ड पॉइंट है। एक को आप कहते हो LFP, यानी कि इसको कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, आप इसका ध्यान रखेंगे। और दूसरा है UFP, यानी कि अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब स्केल बनाते वक्त सपोज कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक्सपेंशन का, कि जब किसी को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंशन हो रही है धीरे धीरे, तो 0 डिग्री पे उसका जो लेवल है, ऑब्वियसली 100 डिग्री पे जो लेवल है उसमें डिफरेंस आएगा। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के और बॉइलिंग पॉइंट तक, ध्यान रखिए क्या कह रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट तक के बीच में जितनी हाइट राइज हुई उस हाइट को इक्वल सम पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसका नाम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसा रख दिया। तो LFP को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट खासकर हम इसमें वाटर का रेफरेंस लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट और इसी को मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, आपको पता है। तो इस वक्त जितनी उसकी हीट, प्रेशर या जो भी हम बना रहे हैं, या रेजिस्टेंस, जिस भी तरह का थर्मोमीटर आप यूज़ कर रहे हो, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या कंडीशन है उसका नाम रखा लोअर फिक्स पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो कितनी उसका लेंथ है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितनी रेजिस्टेंस है, उस पॉइंट का नाम हमने UFP रखा, LFP और UFP। और इसके बीच में हमने अलग अलग पार्टीशंस बनाए, जैसे सेल्सियस ने 100 बनाया, फ़ारेनहाइट ने 180 बनाया, रेमर ने सिर्फ 80 बनाया और केल्विन ने 100 बनाया। तो इन्होंने ये जो रेंज रखा, रेंज, वो रेंज अलग अलग है सबकी नहीं, मतलब कुछ एक की सेल्सियस और केल्विन की कॉमन है। बाकी सारी स्केल्स का LFP और UFP सेम है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता लगा कि LFP क्या है और UFP क्या है, यानी लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। ये तो दो स्पेशल पॉइंट समझने के बाद LFP एंड UFP, और ये भी पता लगा कि LFP
लोअर फिक्स पॉइंट है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करता है, और यूएफपी बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है। इनको समझने के बाद आइए मैं आपको डिफरेंट जो 4 पॉपुलर स्केल्स है उनके बारे में आपको समझाता हूँ। तो उसको हटाता हूँ और फिर डिस्कशन चारों स्केल्स की करते हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे 4 ये स्केल्स पॉपुलर हैं, जिसमें से एक है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रेमर और केल्विन। प्रोबेबली आपने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन सुना है। रेमर इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी हैं, डिफरेंट बुक्स में ये चारों स्केल्स मिलती हैं, इसीलिए मैं चारों की डिस्कशन एक साथ कर देता हूँ। सेल्सियस की जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम LFP की बात करें तो फ़ारेनहाइट की जो LFP दी जाती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही रेमर की लेंगे तो 0 डिग्री R, और केल्विन की लेंगे तो 273 केल्विन, 0.14 भी या 0.16 भी लेते हैं। तो लोअर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट का जो नाम दिया गया या जो नंबर दिए गए, सेल्सियस ने उसको 0 कहा, फ़ारेनहाइट ने उसको 32 कहा, रेमर ने 0 कहा और केल्विन ने उसको 273 कहा। इनका अप्रोच सबसे यूनिक था, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इन स्केल्स की जो UFP है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट, कहीं ना कहीं आपको पता है कि सेल्सियस स्केल के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ अगर आप रेमर के अंदर देखें तो आप देखेंगे 80 डिग्री R, और इनके अंदर 373 केल्विन या फिर डिग्री केल्विन, दोनों बातें चल सकती हैं, लेकिन केल्विन ज़्यादा पॉपुलर है। यानी जो नोमेनक्लेट किए इन लोगों ने, जो पॉइंट्स का नंबर दिया, जो नंबर असाइन करे, वो ये है आपके पास फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ 0 से 100 के बीच में रेंज का मतलब मेरा यहाँ है डिवीज़न से, नंबर ऑफ डिवीज़न कितने बनाए गए। तो इसके अंदर आप देखेंगे 100, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 32 से शुरू होकर के 212, यानी इन्होंने 180 डिवीजन्स बनाए, इन्होंने 80 डिवीजन्स बनाए और इन्होंने 100 डिवीजन्स बनाए। तो जहाँ भी डिवीज़न का मामला आएगा, डिवीज़न का, वो अमाउंट का, वो हीट का या फिर वो गैप का, तो सेल्सियस और केल्विन सेम है, लेकिन इनकी स्केल्स काफ़ी छोटी छोटी हैं। फ़ारेनहाइट तो जहाँ कम टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, वहाँ हम फ़ारेनहाइट का यूज़ करेंगे। जैसे बॉडी टेम्परेचर, बॉडी में थोड़ी बहुत भी हीट एक्सेस हुई तो बहुत मेजर चेंज आ सकता है, इसीलिए आपने देखा होगा बॉडी टेम्परेचर को यूजुअली फ़ारेनहाइट से मेज़र किया जाता है, क्योंकि इनकी स्केल्स छोटी हैं। ये छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए हैं, यहाँ 180 डिविजन्स हैं बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रेमर का सबसे बड़ी डिविजन्स हैं, इनकी सिर्फ 80 डिविजन्स हैं अगर हम बात करें तो ये चारों स्केल्स पॉपुलर पता लगे, इनकी LFP और UFP पता लगी, और इनके बीच की डिवीज़न आपको पता लगी। आई होप इतना क्लियर है। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है वो आप समझ लीजिए। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, आई होप आपने ये वाली बात समझ ली। अब इसको हटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, या इससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। सो बिहाइंड एवरी स्केल वन कॉमन फार्मूला इज देयर, जिसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी स्केल की जो भी नंबर आपके सामने हो, माइनस LFP अपॉन रेंज का मतलब होता है UFP माइनस LFP, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो वाइल कन्वर्जन आपको इस मेथडोलॉजी का हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया डिग्री सेल्सियस है, उसकी आपको पता है 0 डिग्री से शुरुआत होती है, और UFP 100 माइनस LFP 0, ये ठीक बराबर होगा। फ़ारेनहाइट की LFP कहाँ से शुरू होती है, तो 32 से, और इसकी शुरुआत 212 माइनस 32, मतलब सॉरी UFP माइनस FP। ऐसे ही अगर रेमर इससे इक्वेट करें तो 0 डिग्री अपॉन 80 माइनस 0, और ऐसे ही अगर आप डिग्री केल्विन या फिर केल्विन की शुरुआत करें तो 273 अपॉन 373 माइनस 273। ये चारों के कन्वर्जन का फार्मूला है, और ये कहाँ से आया, ये इस फार्मूले से आया। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है
कि ये ही पूछा जाए। हो सकता है कोई नई स्केल इंट्रोड्यूस कर दी जाए जिसमें बता दिया जाए कि उसकी LFP कुछ और है, UFP कुछ और है, उसमें इतने डिग्री हो रहा है तो सेल्सियस में कितने डिग्री हो रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज़ मैंने अपनी एक स्केल बना दी डिग्री शाम, और मैंने कहा कि मेरी स्केल की LFP है 50 डिग्री शाम और UFP है 350 डिग्री शाम। तो जब मेरी स्केल में 150 डिग्री शाम हो रहा होगा उस वक्त सेल्सियस में कितना हो रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फार्मूला आपको यही वाला ध्यान रखना है। किसी भी से किसी का भी LFP UFP पता हो तो आप इसको कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी फार्मूला को लीजिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन ही लीजिए, तो आपको डिग्री सेल्सियस -0 हो जाएगा। ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस -0 हटा दीजिए अपॉन 100, ये ठीक बराबर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट की बात करें तो डिग्री F -32 डिवाइड बाई 180। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको आप चाहें तो 0 से 0 काटिए और 2 से काटेंगे 5 और ये 9 और फिर 5 इधर आ जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस का फार्मूला बनेगा 5/9 F -32। ये ऑलमोस्ट हर कोई इस फार्मूले के बारे में हर किसी ने पढ़ा हुआ है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F -32, यानी फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में निकालना है तो आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे जो भी गिवन वैल्यू है और निकाल लेंगे। ऐसे ही 9/5 + 32 करेंगे तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई, और किसी भी स्केल की कन्वर्जन आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बार ज़रा मैं इसको हटा दूं। आई होप आपने ये सब समझ लिया, आपको ये ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि किसी स्केल में x नाम से कोई स्केल है और उसकी जो LFP है वो 50 डिग्री x है और जो EFP है वो 350 डिग्री x है। कोई स्केल है, फ्रीजिंग पॉइंट पे 50 नाम रखती है जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की डिवीज़न है, और जैसे ही जैसे गर्म करोगे बॉइलिंग तक आ जाओगे तो तक वो इंक्रीज़ होता हुआ जहाँ आया उसका नाम आपने 350 रख दिया। यानी इसके बीच में आपने 300 डिवीजन्स बनाए हुए हैं। कितने डिवीजन्स? तो 300 डिवीजन्स। आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंस टेम्परेचर इन सेल्सियस बताइए। अब आपको बड़े आसानी से पता है फार्मूला क्या है। तो सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, क्योंकि 0 और -0 तो हट ही गया। इस स्केल की बात करें तो डिग्री x माइनस इसके LFP है 50 और अपॉन 350 - 50 हो जाएगा 300। आप 00 से 00 काटेंगे, बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस x -50। अब आपसे पूछा जाए कि हालांकि क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन होगी कि व्हेन टेम्परेचर इज 100 डिग्री, सो व्हेन टेम्परेचर इज 100 डिग्री x, तो आपको निकालना है कि इक्विवेलेंस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जब यहाँ टेम्परेचर हो रहा है 100 डिग्री x। तो आपको ये फार्मूला पता है, बस आपको x की वैल्यू चाहिए। मान लो x की वैल्यू दे रखी है 100, तो डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 तो कट ही चुका है, तो डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू डिग्री x। डिग्री x का मतलब है 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 3। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 3 डिग्री सेल्सियस, 15 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पता है कि इसको अगर आप काटो तो 31320 और 36 आ जाएगा, तो प्रोबेबली ये आ जाएगा 16 डिग्री, 16 पॉइंट समथिंग डिग्री आ जाएगा। तो अब यहाँ का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें सेल्सियस में तो 0 गायब ही हो जाएगा, जो भी वैल्यू है। अगर सेल्सियस की पता होती, x निकालना होता तो सेल्सियस निकाल लेते। अगर x की वैल्यू गिवन है तो पुट करके आप सेल्सियस निकाल सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी स्केल का कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चारों में से हो, किसी ने कोई नया भी बनाया तो आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आई, जो सबसे पहली बातचीत है थर्मल प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें टेम्परेचर की मेजरमेंट, डिफरेंट स्केल्स, इनका आपस में कन्वर्जन और किसी नई स्किल का इंट्रोडक्शन, इतना पार्ट हो तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो आई होप कि आपको थर्मोमेट्रिक स्केल्स के बारे में क्लैरिटी मिली बहुत अच्छे तरीके से। आइए अब एब्सोल्यूट स्केल के बारे में जानते हैं, क्योंकि चारों स्केल समझने के बाद
एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट स्केल का है, जो कहीं ना कहीं हमें अदर थर्मोमेट्रिक स्केल्स का आइडिया देगा, जो कि नॉन एक्सपेंसिव बेस्ड है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, उनका क्या कॉन्सेप्ट है और केल्विन ने क्या कहा था, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, इन सब की चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट स्केल। सो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब आप थर्मोडायनेमिक लॉज पढ़ते हैं, आपको याद है कि आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। बाकी अदर चीज़ें अगर कांस्टेंट मान ले तो, कांस्टेंट प्रेशर मान ले तो, साथ में आप इसके साथ ये भी कॉन्सेप्ट्स मिल लेंगे कांस्टेंट प्रेशर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर्स के बारे में। यानी कि वॉल्यूम आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वी को आप लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ टी के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी है। अब यहाँ एक दो बातें हैं, पहले तो वो समझ लीजिए। मान लिया कि वी नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, यहाँ ध्यान रखें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं जब आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हो या उसको यूज़ करते हो। तो आपको 273 डिग्री सेल्सियस में ले लेना है। अगर सेल्सियस लिखना चाहते हैं तो आपको पता है 0 हो जाएगा, केल्विन में लेना है तो 273 हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं अगर t डिग्री सेल्सियस में, यहाँ अगर मैं स्मॉल t डिग्री सेल्सियस ले लूँ तो जो नया टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 273 प्लस टी। इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे bt बाई वी नॉट, के से तो के गया, 273 प्लस टी डिवाइड बाई 273, जिसको अगर आप एक्सपेंशन करें तो 273 बाई 273 1 प्लस टी बाई 273। सो वी एट एनी गिवन टेम्परेचर टी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है वो ठीक बराबर हो जाता है 1 प्लस टी बाई 273 के। ये जनरलाइज फार्मूला है चार्ल्स लॉ का, जो आपको कहीं ना कहीं पता है। या फिर अगर आपको ये फॉर्मूला भी है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर में, कि अगर t डिग्री सेल्सियस के ऊपर या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रहे ये t यहाँ t की जो वैल्यू पुट करना है आपको वो डिग्री सेल्सियस में करना है, टेम्परेचर को सेल्सियस में, क्योंकि इसका कन्वर्जन किया गया है। सेल्सियस वाली वैल्यू को 273 से जोड़ोगे तो केल्विन में आ जाएगा। फॉर्मूला हमेशा केल्विन के हिसाब से बनता है, तो आपको यहाँ जो वैल्यू पुट करनी है वो सेल्सियस वाली पुट करनी है, इसका ऑलवेज ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको वॉल्यूम का टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में हो रहा है अगर चेंज, जो कि वॉल्यूम बेस्ड थर्मोमीटर्स में यूज़ किए जाते हैं, तो ये फार्मूला लगाना है आपको। अगर सेम कहानी है, अगर गेल-ल्यूसेक्स लॉ लगाओगे तो वहाँ आपको पता है फ्रॉम गेल-ल्यूसेक्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर्स के पीछे ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी ऐसे ही लिखोगे KT और सिंप्लीफाई करोगे तो प्रेशर का भी जो फार्मूला बनेगा वो भी यही फार्मूला बन जाएगा। आई होप आपने, देखो ये डेरिवेशन तो आपने समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ और प्रेशर वाली बात भी आपको यहीं लिख देता हूँ, जिससे कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर है। सो फ्रॉम गेल-ल्यूसेक्स लॉ प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर T विल बी इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर प्लस 1 बाई टी बाई 273। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, सॉरी ओके। सो आपको ये दोनों फार्मूलाज पता लगे सॉरी, PT इज इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस टी बाई 273 और VT इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस टी बाई 273। ये दोनों फार्मूला काम आते हैं जहां भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिए 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर प्रेशर आपको गिवन है उसको आप P नॉट कहेंगे, और अगर T डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको प्रेशर निकालना है तो आप इन दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे, चैप्टर में काम आता है। अब ये चार्ल्स लॉ से गेल-ल्यूसेक्स लॉ से, चलिए ये तो रही एक फार्मूला और आपको सीखने को मिला कन्वर्जन के अलावा। अब दूसरी एक और बात, अगर आप इन दोनों के ग्राफ को बनाएं, जैसे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का या फिर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो आप देखेंगे कि इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है। अगर मैं यहाँ सेल्सियस में लिखना चाहूँ तो ये कहानी कुछ इस तरीके से होती है। अगर ये टेम्परेचर सेल्सियस में हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको पता ही है कि स्ट्रेट लाइन बनता है
और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रेशर 0 होता नहीं है, कुछ ना कुछ होता है, इसलिए कुछ इंटरसेप्ट भी रहेगा, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। अब देखा ये गया कि जब कभी अगर आप किसी का टेम्परेचर डाउन कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डाउन हो रही है, और अगर काइनेटिक एनर्जी उसके रैंडमाइजेशन कम हो जाएगी तो धीरे धीरे वो सराउंडिंग्स के ऊपर प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा, और कहीं ना कहीं सेपरेशन कम होती चली जाएगी तो वॉल्यूम भी घटता चला जाएगा, जो हमने देखा भी है ग्राफ से। तो ये घटता घटता अगर आप कोई आइडियल गैस लो और उसके ऊपर अगर आप जितना पॉसिबल हो वहाँ तक ले जाओ और उससे अगर ये ग्राफ प्लॉट करो तो आप ये देखोगे कि इस ग्राफ देखो, एक लेवल तक ही ग्राफ एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, तो आप बस ये ग्राफ प्लॉट कर लो और बाद में उस ग्राफ को एक्सटेंड कर दो तो आपको एक मिनिमम पॉसिबल टाइम पता लग जाएगा। तो हमने क्या किया, सेल्सियस वाइज जब इस ग्राफ को बनाया, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है एक लेवल तक ये ग्राफ पॉसिबल था, और फिर आकर के जहाँ ये ग्राफ ज़ीरो लेवल पे आया तो केल्विन ने ये सजेस्ट किया कि इसी का नाम रख दिया जाए 0, और केल्विन ने इस पॉइंट का नाम 0 केल्विन रखा। फिर से एक बार समझिए, तो 0 केल्विन वो पॉइंट है जहाँ किसी का भी प्रेशर या फिर वॉल्यूम 0 हो जाए। हालांकि प्रेशर 0 होना तो फिर भी आपको समझ आया कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी 0, टेम्परेचर लूज किया का मतलब आपने सारी एनर्जी निकाल ली, रैंडम मोशन खत्म, वो प्रेशर लगाएगा ही नहीं, फोर्स लगाएगा ही नहीं। पर वॉल्यूम 0 होना प्रैक्टिकली इतना डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप यहाँ वॉल्यूम को ऐसा समझिए कि जो भी कोई पार्टिकल की साइज दिखती है ज़्यादातर वो एक्सपेंशन की वजह से, एनर्जी की वजह से जो एक्सपेंशन हो रही होती है। तो जब एनर्जी ही नहीं रही तो सारे पार्टिकल ऑलमोस्ट फ्रीज आ गए, तो पहले के कंपैरिजन में उनका वॉल्यूम ना के बराबर होगा। ये आइडियल स्टेट में पॉसिबल है, जो कि रियल स्टेट में पॉसिबल नहीं है। साथ में आप ये भी मान सकते हैं कि एक्सपेंशन इन वॉल्यूम 0 है, यहाँ कहने का ये सेंस है। तो इन्होंने इस पॉइंट का जो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, जब यहाँ आए तो ये 273 मतलब देखा जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर लाई करता है, इस टेम्परेचर को उन्होंने 0 केल्विन नाम रखा केल्विन ने। और एक और कमाल की बात यहाँ देखी कि जब उन्होंने किसी दूसरे गैस के ऊपर यही एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी भी मीटिंग इसी पॉइंट पे आ रही थी। फिर किसी तीसरे पे किया तो क्या देखा, उसकी भी मीटिंग इसी पॉइंट के ऊपर हो रही है। बड़ी खूबसूरत बात है। गैस बी गैस सी, जितनी भी गैसेस पे एक्सपेरिमेंट करी सबका ग्राफ यहीं आकर के मिल रहा था। इससे एक और बात पता लगी कि ये जो एब्सोल्यूट स्केल का कॉन्सेप्ट है ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, हर किसी पे काम करता है। और इससे एक और नई बात पता चली कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का 0 केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस है। इससे कम टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, क्योंकि अब एनर्जी बची ही नहीं। तो जब एनर्जी बची ही नहीं तो इससे और ज़्यादा ठंडा आप करके कैसे पाओगे। तो ये है खूबसूरती एब्सोल्यूट स्केल की और उसके कॉन्सेप्ट की। यहाँ आपको एक तो ये कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान रखना है, ये केल्विन ने अप्रोच किया, बहुत ही शानदार था, इसीलिए केल्विन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी मिला टेम्परेचर के यूनिट के रिगार्डिंग। तो एक तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, और दूसरा क्वेश्चन वाइज आपको वो दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं जो मैंने अभी बताया, Vt = V0 1 + T/273 एंड Pt = P0 1 + T/273। उन दोनों के ऊपर आपको आप निकाल सकते हो अगर गिवन वैल्यू है तो। ध्यान रहे वो प्रेशर वाइज थर्मोमीटर में काम आता है और वॉल्यूम वाला वॉल्यूम वाइज टेम्परेचर में काम आता है। आपको याद होगा एक और मैंने आपसे बताया था रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर, उसकी भी कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो भी कई बार आपसे पूछा जाता है, वो एक्सपेंशन में भी आता है, लेकिन मैं अभी चर्चा कर देता हूं लास्ट प्लेटिनम थर्मल रेजिस्टर की। थर्मोमीटर्स के लास्ट में प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन क्लास 12th में भी आते हैं, चैप्टर नंबर 3 में जब आप रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे वहाँ भी ये टॉपिक आएगा और इसके क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ भी आपसे
थर्मोमीटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो चैप्टर्स में ये टॉपिक आता है, इसको अभी हम लोग क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं। बहुत बेसिक बात है, कुछ बच्चों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, कुछ जो रिवीजन कर रहे हैं इस वक्त उन्होंने 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगी उतनी ज़्यादा मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी आपने जो पहले पढ़ा हुआ है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कोई मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको आप पर एक यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ का रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये एनालिसिस है रेजिस्टेंस के, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ कि किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ और एरिया होती है, उस पर भी मतलब नहीं है, अभी टेम्परेचर वाइज जिसको हम यूजुअली कांस्टेंट मानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस इनिशियल अमाउंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनिशियल अमाउंट क्या, अगर कोई 10 ओम का है और उसमें चेंज 1 ओम का हो रहा है तो कोई 100 ओम का हो जाएगा तो उसमें चेंज भी 10 टाइम्स होगा। जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी ऑब्वियस उसमें टेम्परेचर का चेंज करने से उसमें रेजिस्टेंस का चेंज भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक्सपेंशन वाली थ्योरी में भी आपने यही पढ़ा हुआ है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस इनिशियल लेवल उतनी ही ज़्यादा उसका चेंज भी, इसलिए मैंने यहाँ आर नॉट लिखा हुआ है। इन दोनों को अगर आप मिक्स करो तो यहाँ एक लिख सकते हो अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा आर, यानी रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनिशियल अमाउंट के। और ये जो है वो है कॉफिशिएंट किसका, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से कितना बढ़ रहा है ये उसका रेशियो है, इसको कहते हैं अल्फा। अब यहाँ एक बात आप समझ लीजिए, डेल्टा आर की आपको बात पता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना, डेल्टा आर। अब डेल्टा आर का बेसिक मतलब आप समझिए, डेल्टा आर का मतलब तो यही होता है कि चेंज अमाउंट। चेंज अमाउंट मान लेते हैं नया अमाउंट आर डैश हो और पुराना अमाउंट आर नॉट है, तो डेल्टा आर का मतलब होगा आर डैश माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू, और ये थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर तो आपको पता ही है, ये अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अगर आप आर नॉट को राइट साइड भेजो तो आर डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। कहीं ना कहीं आप आर डैश का फार्मूला लिख सकते हैं, आर नॉट को अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फार्मूला 12th में भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी, कि फाइनल रेजिस्टेंस जो निकल जाएगी किसी की भी, मान लो उसका रेजिस्टेंस इनिशियल पता हो और उसकी अल्फा गिवन हो और टेम्परेचर का चेंज गिवन हो तो आप फाइनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये तो बेसिक फार्मूला हुआ कि रेजिस्टेंस कैसे निकालें। अब आप एक और कहानी समझिए। मान लो आपको एक ऐसी डिवाइस बनानी है जिससे आपको टेम्परेचर बताना है, तो आपको रेजिस्टेंस के चेंज से टेम्परेचर कैसे बताओगे, इस रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं एक बार मॉडिफाई करता हूं, लेकिन ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए था कि आपको पता लगा। अगर नहीं आइडिया है तो आप समझ लीजिए इसको कि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के और इनिशियल के। तो जब दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, और फिर चेंज आर को ये लिख सकते हैं और ये फाइनल फार्मूला बन जाएगा। अब इससे थर्मोमीटर कैसे बनाते हैं, अब वहां आते हैं। मैं एक बार जरा इसको हटा दूं। सो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में ये वाली बात तो आपको पता लगी, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि जब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। कहीं ना कहीं अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालें तो आपको पता है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, ये फार्मूला हो जाएगा अल्फा का। अब अगर दो अलग अलग सीन के लिए आप टेम्परेचर के चेंज को ध्यान से समझो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो R100 है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, अपॉन यहां हो जाएगा R0 जो 0 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर है, और टेम्परेचर का चेंज किया 100 माइनस 0, ऑब्वियस
100 माइनस 0। इसकी वैल्यू भी अल्फा के बराबर होगी। अल्फा की वैल्यू किसी भी दो टेम्परेचर के चेंज की वजह से जो रेशियो बनेगा उसके बराबर होगी। तो R0 R100 R0 और ये 100 माइनस 0, ये 100 का टेम्परेचर चेंज, ये ठीक बराबर होगी अल्फा के। साथ में अगर मैं मान लेता हूं कि 0 से T डिग्री सेल्सियस में मैंने टेम्परेचर का चेंज किया, तो उसको लिखा जा सकता है RT माइनस R0 अपॉन R0 एंड T माइनस 0। इन दोनों की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी, क्योंकि अल्फा तो इन दोनों का रेशियो है, वो चाहे 100 से 0 के लिए हो चाहे T से 0 डिग्री के लिए हो, बात बराबर होगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। ये रेशियो है, रेशियो का नाम अल्फा है, तो रेशियो चाहे 100 0 का हो चाहे T 0 का हो, सेम ही रहेगा। ये है अच्छी बात, कॉन्सेप्चुअल बात। अब अगर दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, इन दोनों रिलेशंस को, तो R0 से R0 गए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां बचेगा R100 माइनस R0 अपॉन, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो ये बचेगा RT माइनस R0, ठीक बराबर हो जाएगा 100 अपॉन T, 100 अपॉन T। यानी कि T के लिए जो खूबसूरत फॉर्मूला बनेगा, T ध्यान रहे सेल्सियस में, क्योंकि मैंने यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर किया, तो T इधर आया और ये सारी वैल्यू इधर आ गई, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैसे, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। ये जो खूबसूरत फार्मूला आपको दिख रहा है, यही प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के पीछे का प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। ये फार्मूला कैसे, प्री एक्सपेरिमेंटेड 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस आपको पता होगी, 100 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस पता होगी और 0 की पता ही है। सिर्फ उस डिवाइस को, जो ये डिवाइस है रेजिस्टेंस वाला, जो आजकल आप डिजिटल थर्मोमीटर देख रहे हैं, उसी के कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ। वो सिर्फ ये चेक करता है कि इस बॉडी की जो भी टेम्परेचर उस वक्त वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। मान लो आपने लगाया, उस वक्त की रेजिस्टेंस पता लग गई। रेजिस्टेंस कैसे पता लग गई, आपको पता ही है कि सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस है और फिर एक करंट लगा हुआ है और आई और वी की हेल्प से आर निकाल लिया उस टेम्परेचर के ऊपर। अब जो टेम्परेचर है बस उसको इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ये सारी वैल्यूज तो पहले से पता है, ये पुट करता है और टेम्परेचर बता देता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कि एक सर्टेन R0 के ऊपर इतना, R100 के ऊपर इतनी रेजिस्टेंस, RT के ऊपर इतना, तो बताओ कितना टेम्परेचर हो रहा होगा। ये ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालना, रेजिस्टेंस निकालना और टेम्परेचर निकालना, इस टॉपिक से 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से बताऊं, या तो अल्फा, या तो फिर RT जिसमें अल्फा और डेल्टा T गिवन होगा, R0 गिवन होगा, तो या तो RT निकालना या फिर अल्फा निकालना या फिर टेम्परेचर निकालना। यही 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में। एक टॉपिक 2 चैप्टर के अंदर की तैयारी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एवरी काइंड ऑफ थर्मोमीटर को हमने एक रिकैप ले लिया। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने फिनिश किया। आई होप आपको इस बात की अच्छी क्लैरिटी मिली। सो थर्मोमीटर्स पढ़ने के बाद जितने तरीके के पढ़े, जिसमें से हमने एंड किया थर्मल प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में। कई बार थर्मोकपल्स वाला भी पूछा जाता है, तो जैसे अपने RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 को T के बराबर किया, ऐसे ही EMF से लिंक कर देते हैं। ET माइनस E0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई थर्मोकपल जो EMF ऑफर करता है 100 पे करता है, तो ET माइनस E0 अपॉन E100 माइनस E0 इंटू 100 इज इक्वल टू T। सेम कॉन्सेप्ट है, सीबेक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो खैर आप उसको लिंक कर लेंगे और लगा लेंगे। इन सब को करने के बाद अगली चीज़ पढ़ने का वक्त आ गया है, और वो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें आप 3 तरीके के एक्सपेंशंस पढ़ते हैं। कौन कौन से आपको पहले से पता है कि वैसे तो कोई 1D ऑब्जेक्ट तो होती नहीं है, ना ही कोई प्रैक्टिकली 2D होती है। ऑब्जेक्ट कोई भी हमेशा 3D में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सट्रीमली लेंथ किसी की बड़ी हो और उसमें एक्सपेंशन भी सिर्फ लेंथ का ही देख रहे हो आप, तो टेम्परेचर की वजह से अगर किसी की लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको कह सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन।
किसी के एरिया में अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हैं एरियल एक्सपेंशन, और किसी के एंटायर वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है तो आप कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मैं आपको फिर बता दूं, किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर दोगे, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होंगे, वो एक्सपेंड करेंगे, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में होने वाला चेंज कॉमन सेंस से सोचोगे तो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा किसी को गर्म करोगे उसकी लेंथ में उतनी ही ज़्यादा इंक्रीमेंट होगी। और कहीं ना कहीं आप ये भी समझ सकते हैं कि इनिशियल लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई वायर 1 मीटर है, उसमें 1 सेंटीमीटर एक्सपेंशन हो रही है, तो अगर आप 10 मीटर की वायर लोगे तो कॉमन सेंस है कि 10 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन होगी। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ही पार्टिकल सेपरेट होंगे, उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंशन होती चली जाएगी। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ जब आप इसको हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हो, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा ये वाला अलग है डायरेक्टली है, और ये अल्फ़ा है। इस अल्फ़ा को आप कहते हो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ लोगों को पहले से ही पता है, बाकी लोगों को आइडिया तो वैसे सबको है, जिनको नहीं है उनके लिए बता दूं कि इसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, अल्फ़ा। ये बिल्कुल अभी रेजिस्टेंस जैसा ही है जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब इस L0 को आप चाहो, ये चेंज इन लेंथ है, तो आप फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ भी लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा L0 डेल्टा टी के। तो फाइनल लेंथ अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है L डैश इज इक्वल टू L0 प्लस L0 अल्फ़ा डेल्टा टी। अगर आप L0 को कॉमन ले लेते हो तो ये फार्मूला बनता है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सो ये रहा फाइनल फार्मूला जिसमें आपने लेंथ की वैल्यू पढ़ी L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब आप समझिए, अगर ऐसे ही एरियल होता तो डेल्टा ए टेम्परेचर डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साथ में इनिशियल एरिया यानी A0। यहाँ जो कॉफिशिएंट आता है वो बीटा आ जाता है, यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा A0 डेल्टा टी। तो यहाँ A डैश इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। वॉल्यूमेट्रिक चेंज के लिए सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, डेल्टा वी और V0 आ जाएगा, और यहाँ जो कॉफिशिएंट बस चेंज करते हैं उसको लिख देते हैं गामा। तो लीनियर के लिए अल्फ़ा बीटा गामा, सेम यही रिलेशन, सिर्फ रिस्पेक्टिव वैल्यू चेंज होगी। तो तीनों के लिए जो फाइनल रिलेशन बनती है ऐसे ही, मैं ज़रा उसको यहाँ दिखाता हूँ आपको। सो ओवरऑल ये 3 रिलेशंस आपको ऑलवेज ध्यान रखने हैं, जहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा इन तीनों के कॉफिशिएंट्स हैं, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जिसको गामा कहते हैं। तो आई होप कि तीनों तरीके की एक्सपेंशन वाली बात आपको पता लग गई। अगर आप कभी एरिया को लेंथ में रिलेट करो तो आपको पता ही है कि एरिया लेंथ के स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो अगर आप इनकी सही तरीके से ट्रीटमेंट करो तो आप देखोगे अल्फ़ा रेशो बीटा रेशो गामा 1:2:3 के इक्वल होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि आप इसको कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ यूजुअली स्कूल एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कहीं लाइटली पूछा जा सकता है, या आपको वैसे भी पता होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में सपोज अल्फ़ा दे रखा है और एरियल एक्सपेंशन के बारे में पूछ रहा है तो आपको वहाँ बीटा यूज़ करना पड़ेगा। अब अल्फ़ा रेशियो बीटा 1:2 है, यानी आपको पता होना चाहिए कि बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा के ठीक इक्वल होता है। तो आप ये फार्मूला लगाना आना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपको एरियल एक्सपेंशन पूछे तो लीनियर एरियल कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ही दे, हो सकता है लीनियर दे दे, बस आपको लिंक करना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये तीनों रिलेशंस याद रखिए। दूसरी बात इनके कॉफिशिएंट्स का पता होना चाहिए। तीसरी बात रेशियो है। रेशियो पे मैं एक चर्चा छोटी सी और कर देता हूँ, इसको हटा करके उसके बाद मैं आगे की बातें डिस्कस करता हूँ। अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा की बात करें, किसी भी एक रिलेशन, चाहे आप वॉल्यूम को ले लीजिए चाहे आप एरिया को ले लीजिए, आपको पता है कि जैसे मैं ए डैश की बात करूं तो आप कहेंगे एल डैश का स्क्वायर। मान लो कोई एक एरिया है और रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर वाला प्लेट है, उसका एरिया निकालना है तो आप एल डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता है कि एल डैश के स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि L0 प्लस डेल्टा एल
और उसका स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा ए नॉट प्लस डेल्टा ए। कहीं ना कहीं आपको क्लियर है पहले से ये बात। डेल्टा एल की वैल्यू आपको पता ही है कि एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब अगर आप ओवरऑल अगर आप इसको लिंक करें तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप एल नॉट का स्क्वायर ले सकते हैं, यानी एल नॉट का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा एल नॉट का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर ओवरऑल प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा एल नॉट का स्क्वायर अल्फ़ा डेल्टा टी। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई। यहाँ आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं ए नॉट को कॉमन लेकर के 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि ए नॉट प्लस ए को यहाँ भी ए नॉट बीटा डेल्टा टी हो जाएगा, ए नॉट कॉमन लेकर के ये वाली चीज़। अब अगर ये टेम्परेचर का चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसका जो स्क्वायर है इसको आप इग्नोर कर सकते हो। यही बस एक टेक्निकल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और आप चाहो तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के आगे इस एल नॉट के स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए नॉट प्लस यहाँ भी जो है उसको आप लिख सकते हो ए नॉट 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ए नॉट को कॉमन लेकर के ये कट जाएगा, यानी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी ठीक बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी के। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, यानी कि जब ये 1 हट जाएगा तब डेल्टा से डेल्टा टी यानी बीटा का फार्मूला 2 अल्फ़ा के ठीक इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई। सिमिलरली अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब लगाएं और क्यूब फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे गामा का फार्मूला 3 अल्फ़ा के इक्वल हो जाता है। पर ध्यान रहे इसके लिए जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है, आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन। मैं फिर से बताता हूँ, किसी प्लेट को जब आप गर्म करें तो जितनी एक्सपेंशन इधर से हो रही है उतनी इधर से उतनी इधर से उतनी, चारों तरफ अगर इक्वल एक्सपेंशन हो रही है तो ऐसे एक्सपेंशन को कहते हैं आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एनाइसोट्रॉपिक है, अल्फा में यानी लेंथ वाइज चेंज अलग तरीके से होता है, ब्रेड्थ वाइज चेंज अलग तरीके से होता है, तो आप बीटा को 2 अल्फ़ा नहीं लिखेंगे। मतलब पहले तो आप ये रिलेशन समझ गए कि अल्फ़ा आइसोट्रॉपिक यानी जब तीनों में सेम रेशियो होगा तो अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा 1:2:3। पहले तो ये बात समझिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं। और आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया इक्वली हर एक डायरेक्शन में इक्वल। अब तब क्या होगा जब एन आइसोट्रॉपिक होगा। एक बार इसको हटाऊं मैं फिर आपको बताऊं। सो फॉर नॉन आइसोट्रॉपिक या फिर अनआइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन के लिए अगर आपसे बीटा की वैल्यू पूछे जाए तो आप ध्यान रखेंगे आप अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको आइडेंटिकल एक्स का अलग दे रखा है और वाई का अलग दे रखा है तो आप दोनों के सम को बीटा के बराबर करेंगे। अगर ये दोनों सेम होते आइसोट्रॉपिक होता तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाता। कई जगह ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर गामा की बात करें तो अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा जेड। अगर ऑल 3 डिमेंशंस में डिफरेंट लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है तो आप इन तीनों को अलग से सम करेंगे तो जाकर के उसका फाइनल गामा आएगा और गामा की कैलकुलेशन होगी। तो आई होप कि आपको अल्फ़ा बीटा गामा समझ आया। और ध्यान रहे अल्फ़ा बीटा गामा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपसे फाइनल एरिया पूछे और गिवन अल्फ़ा हो, तो वरी नहीं होना है। बस इस अल्फ़ा को ज़्यादातर क्वेश्चन आइसोट्रॉपिक पे ही पूछे जाते हैं, तो जब भी बीटा का यूज़ आएगा वहाँ आप 2 अल्फ़ा कर लीजिए और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा को आपको इन रिलेशंस में यूज़ करना है। और आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक में ये बात पता होनी चाहिए कि आपको उस वक्त कैसे हैंडल करना है। तो आई होप कि आपको तीनों तरीके के एक्सपेंशंस पता लगे, जिसमें से इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको पता है एल डैश का फार्मूला आपको पता लगा एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। आप चाहे तो कंपेयर करके निकाल भी सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको पता है एल डैश माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। ये फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा के लिए। अल्फ़ा की वैल्यू भी पूछी जा सकती है
और फिर से टेम्परेचर का चेंज भी पूछा जा सकता है अल्फ़ा दे करके। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको डील करना है। तो दिस इज समथिंग अबाउट। सो अल्फ़ा बीटा और गामा को अच्छे से समझने और उनके म्यूचुअल रिलेशन समझने के बाद एक दो पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट और बड़ा ही स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू किसी भी गिवन सॉलिड के लिए कांस्टेंट नहीं होती। इसका नाम तो है वैसे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एरिया, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं देखी गई है। ये एक गिवन रेंज के लिए, स्पेसिफिक रेंज के लिए ट्रू होती है। ज़्यादातर वैल्यू जो भी ट्रू है वो एक रेंज के लिए हाई और लो में चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं गामा की बात करूं किसी सॉलिड के लिए, तो गामा का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से वेरिएशन दिखा। ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी गामा का टी के साथ आप देखेंगे लो टेम्परेचर्स के ऊपर इसमें वेरिएशन काफ़ी हाई होता है और कहीं हाई टेम्परेचर में ये जाके कांस्टेंट होता है। तो जो टेम्परेचर है इसको कई बार डेबीज और डिबाई टेम्परेचर भी कहते हैं, जिसके बाद गामा की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में लो टेम्परेचर की अगर बात करें तो उसमें वेरिएशन अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसका मतलब एक रेंज के लिए कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट नहीं है। और दूसरी ये बात, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू यूनिट पे भी डिपेंड करती है। जैसे सेल्सियस और केल्विन, इन दोनों की तो अमाउंट सेम रहता है, क्योंकि 1 डिग्री का चेंज की लेंथ उतनी है जितनी सेल्सियस में, क्योंकि उसमें भी 100 डिवीज़न, केल्विन में भी, और यहाँ भी 100 डिवीज़न बिटवीन LFP एंड UFP, दोनों में डिविजन्स 100 ही है, इसीलिए इनमें चेंज नहीं है। लेकिन फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो उसमें 9/5 और 5/9 टाइम्स चेंज हो जाएगा। रेमर की बात करें तो उसमें अलग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इन दो स्पेशल पॉइंट के बाद तीसरा मैंने बता ही दिया है कि अल्फ़ा बीटा और गामा में गामा 3 अल्फ़ा और बीटा 2 अल्फ़ा के बराबर तभी होगा जब आइसोट्रॉपिक होगी। अगर एन आइसोट्रॉपिक होती हैं तो अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा जेड का आपको ध्यान रखना है। और लेंथ, एरिया और वॉल्यूम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इनकी वैल्यूज़ की। अगर एरिया का पता है तो उसका हाफ कर दीजिए, लेंथ वाला आ जाएगा। तो इन 3-4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, जो कि स्पेशल बातचीत थी अल्फ़ा बीटा और गामा के बारे में। तो आई होप आपने एक्सपेंशन समझा और उनके फार्मूला समझे और एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी डिटेलिंग समझी। अब जब भी कभी एक्सपेंशन हो रही होती है तो उससे एक और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको आप कहते हो थर्मल स्ट्रेस। तो आइए थर्मल स्ट्रेस की चर्चा कर लें, जो कि एक्सपेंशन की वजह से किसी मटेरियल में कोई स्ट्रेस डेवलप होती है। तो वक्त है थर्मल स्ट्रेस को समझने का और एक्सपेंशन का पार्ट फिनिश करने का। तो आइए डिस्कशन करते हैं थर्मल स्ट्रेस के बारे में। आइए समझते हैं थर्मल स्ट्रेस। आप ऐसा समझिए कि 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में एक रॉड फंसा हुआ है और आपने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब जब आप इसको गर्म करोगे तो ये रॉड बढ़ना चाहेगी, एक्सपेंड होना चाहेगी, लेकिन ये रॉड ऐसा होने नहीं देंगे। आप समझिए इस बात को। मान लिया इसकी कुछ लेंथ है और इसकी लेंथ L0 है। अब आप जितनी टेम्परेचर आपने डेल्टा T टेम्परेचर राइज करी है तो उसकी लेंथ मान लीजिए शुरुआत में इतनी थी L0, तो अब वो लेंथ इतनी हो जाना चाहेगी। लेकिन ये सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट इसको होने नहीं दे रहे। होने नहीं दे रहे का क्या मतलब है? एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों रॉड्स ने इसको अंदर कंप्रेस कर दिया। फिर से समझिए, इन दोनों रॉड ने क्या किया, दो रिजिड सपोर्ट्स ने क्या किया, इसको ऐसा समझिए कि कंप्रेस कर दिया। मतलब अगर ये टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के बाद ये इतनी लेंथ का हो जाना था लेकिन नहीं हो पाया, इतनी ही रह गया, इसका यही तो मतलब है कि इन्होंने कंप्रेस किया। अगर यहाँ से कंप्रेशन हो रही होगी तो अपोजिट में एक स्ट्रेस लग रही होगी। यस और नो? अपोजिट में क्या लग रही होगी? स्ट्रेस, जो इसको वापस इसी लेंथ पे ले आना चाहेगा क्योंकि इसे कंप्रेस किया गया है। तो इसी स्ट्रेस का नाम थर्मल स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस टेम्परेचर की वजह से आया है। टेम्परेचर इसका फंडामेंटल कॉज है। टेम्परेचर इसकी लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है लेकिन इन सपोर्ट्स ने होने नहीं दिया। इन सपोर्ट्स ने इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेशन से ये उसको एक्सपेंड करना चाह रहा है। अब एक्सपेंड क्यों करना चाह रहा है? यानी स्ट्रेस क्या करता है? रिकवरी की कोशिश करता है। और वो रिकवरी किसकी वजह से? टेम्परेचर गर्म कर रहे हो वही तो बढ़ाना चाह रहा है, वरना ये इतने लेंथ में खुश है। लेकिन बढ़ना क्यों चाह रहा है? टेम्परेचर राइज होने की वजह से। यानी जो स्ट्रेस आया है वो स्ट्रेस टेम्परेचर की वजह से आया है, इसीलिए इसका नाम क्या है? थर्मल स्ट्रेस। आप ध्यान रखेंगे।
अब आप समझिए, अब कहीं ना कहीं डेल्टा एल का फॉर्मूला आपको एल नॉट अल्फा डेल्टा टी पता है, यानी कि डेल्टा एल बाई एल नॉट कहीं ना कहीं आपको क्लियर है अल्फा डेल्टा टी के, यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ के चेंज होना चाह रहा है, यानी जो होना है रेशियो, वो होना है अल्फा डेल्टा टी टाइम्स के। अब क्या है, ये इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, यानी कि कंप्रेशन से आपको पता है कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जब आपने दबाया, कंप्रेशन किया, तो ये स्ट्रेस जो होगा, अगर आप इसको रेसिप्रोकेटली सोच लें कि अल्फा डेल्टा टी करने से ये बढ़ाना चाह रहा है और यंग्स मॉडुलस इसको रिकवर करना चाह रहा है वापस, तो आपने जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो यंग्स मॉडुलस, खासकर अगर लीनियर की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने पढ़ा हुआ था, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल नॉट, यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन ठीक इक्वल है यंग्स मॉडुलस के। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा एल बाई एल नॉट का रेशियो देखें तो वो कहीं ना कहीं आ जाएगा एफ अपॉन वाई टाइम्स ऑफ ए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आई होप कि आपको ये दोनों रिलेशंस अच्छे से क्लियर हुए। ठीक है, आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। तो इसका मतलब डेल्टा एल बाई एल नॉट एफ बाई ए के इक्वल हुआ और डेल्टा एल बाई नॉट अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी के इक्वल हुआ। ये दोनों एक तरीके से देखा जाए तो अपोजिट है। एक, अगर इस स्ट्रेस को आप बाहर वाला फोर्स मान लें जो इसने लगाया हुआ है, तो आप इसको एफ बाई डेल्टा ए एल नॉट बाई एल को अगर आप बाहर से लगने वाले फोर्स से कंपेयर कर रहे हैं और अल्फा डेल्टा टी अंदर से लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में होंगे तो इक्वल, क्योंकि जितना ही बढ़ाना चाह रहा उतना ही इसने घटा दिया। होंगे इक्वल लेकिन होंगे एक दूसरे के अपोजिट, यानी अगर आप इनको लिंक करो तो आप ये कह सकते हैं कि एफ अपॉन वाई टाइम्स ऑफ ए ठीक बराबर हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी के। अगर हम प्रॉपर साइन वाइज बात करें तो, केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो आपको पता ही है कि मैग्नीट्यूड वाइज एफ बाई ए, अच्छा इस एफ बाई ए को आप स्ट्रेस भी कह सकते हो। इस वाई को इधर भेजो आप, तो आई होप कि आपने इस फिगर को ध्यान से देख लिया। जरा मैं इसको एक बार हटा दूं। अगर आप ध्यान से देखें तो एफ बाई ए अपॉन यंग्स मॉडुलस वाई ठीक बराबर हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी के, यानी इस यंग्स मॉडुलस वाई को राइट साइड भेज दें तो एफ बाई ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई वाई टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी के। इसी को आप कहते हो स्ट्रेस। तो अगर आप थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पूछें कि थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी, तो आप कह सकते हैं वाई टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी। ये खूबसूरत सा फार्मूला है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होने वाले स्ट्रेस खासकर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था कि थर्मल स्ट्रेस का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में होने वाले स्ट्रेस जो कि खासकर टेम्परेचर की वजह से, तो उसके लिए हम लोगों को ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये है थर्मल स्ट्रेस के बारे में जिसकी डिस्कशन आपके साथ हुई और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका आपको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड आपको सॉल्व करना है। इस एंटायर लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया, हमने जाना हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जिसको कि थर्मोमेट्री कहते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोमीटर आपने पढ़े जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपेंशन बेस्ड, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और उनका कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट स्केल, आपस में कन्वर्जेंट डिफरेंट स्केल्स का वो आपने पढ़ा। और उसके बाद आपने एक्सपेंशन वाला पार्ट पढ़ा जिसमें लीनियर, एरियर और वॉल्यूमेट्रिक, उनके तीनों कोएफिशिएंट्स और उनके बारे में कुछ खूबसूरत पॉइंट्स, और लास्ट में थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। तो थर्मल के लेक्चर 1 में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और उससे जुड़े हुए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।